हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल NLCC परिवार पर। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी योद्धा बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप सबको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का जो मैं पढ़ा रही हूँ संघवाद में, उसी का आगे का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, ये मैंने पूरा बनाया हुआ है। केंद्र राज्य संबंध जानने से पहले आपको थोड़ा बताते हैं। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संघीय है, एकात्मक नहीं है। एकात्मक कहाँ पर है? श्रीलंका में है, जो मैं इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगी। और उसके आगे का क्या है? केंद्र राज्य संबंध। जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो केंद्र यानी कि संघ और राज्यों के बीच में किस तरह के संबंध रखता है, तो उस संबंध को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ विधायी संबंध है, विधायी शक्तियों से संबंधित है, तो मैं वही पढ़ाऊंगी। तो देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। अब थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में कितने भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में जो भाग हैं हमारे 22 भाग हैं। संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ये सब हमारे हाई स्कूल इंटर के बच्चों को सबको एकदम रटा हुआ है। अनुसूची 12 है। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। तो उस 22 भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? ये भाग 11 में किया गया, अनुच्छेद 245 से 263 में किया गया है। अब देखते हैं, भारत में केंद्र एवं राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। तो हम आज आप सबको पढ़ाएंगे विधायी संबंध क्या होता है। विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो देखते हैं विधायी संबंध। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, एक मिनट। त्रिस्तरीय का मतलब है कि भारत जो है त्रिस्तरीय यानी कि एक तो केंद्र है, दूसरा राज्य है, राज्य सरकारें हैं, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। दूसरा स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें। केंद्र मतलब संसद। अब संसद में क्या आते हैं ये सब आप सबको पता है। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं ये। और ऐसे राज्य विधानमंडल में राज्य विधान परिषद और विधानसभा होती है। सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। स्थानीय सुशासन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जैसे हमारी पंचायत हो गया, नगर पंचायतें हो गई, ये हो गया। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? त्रिस्तरीय है, यानी केंद्र है, फिर राज्य है, फिर स्थानीय सुशासन है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो वही विधायी शक्तियों में बताया जा रहा है कि भारतीय संघीय शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय, संघ, राज्य एवं स्थानीय, इन तीनों स्तर की सरकारों द्वारा विधि बनाई जाती है। अब देखिए, विधि बनाने की 3 सूचियां हैं। आपके जो सिलेबस में उसमें दिया हुआ है कि विधि बनाने के लिए 3 सूचियों का मतलब जितने कानून बनाने जाने की जितने भी कानून बनते हैं उन विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। तो उसी को मैं बता रही हूँ कि विधि बनाने की विषय को 3 सूची में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब फर्स्ट नंबर पे देखिए संघ सूची, इसको केंद्र सूची भी कहते हैं। वैसे इसमें वर्तमान समय में 97 विषय हैं, मैंने 100 लिखा है, लेकिन ये वर्तमान समय में पहले तो इसमें 100 विषय थे, लेकिन अब जो है 97 है इसमें सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? अनुसूची 7, जो मैंने अभी 12 अनुसूचियां आप लोगों को बताई, एक सेकंड, जो 12 अनुसूची आप लोगों को बताई कि हमारे यहाँ कितनी अनुसूची 12 हैं। तो ऐसे एक में क्या है? हमारे संघ और संघराज्य क्षेत्र हैं, 2 में हमारी शपथ है, और जो 2 में जो है वेतन भत्ते हैं, 3 में शपथ है। ऐसे करके से अनुसूची 7 में जो है, अनुसूची 7 में
शक्तियों का बंटवारा लिखा हुआ है, तो उसी में दिया हुआ है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अनुसूची 7 की सूची नंबर 1 को संघ सूची कहते हैं। इसमें साधारणतः राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। पूरे देश में इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इस सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को है। मतलब कि अनुसूची 7 की सूची नंबर 1 में जो विषय रखे गए हैं वह विषय के संबंध पूरे भारत में उस विषय पर अगर कानून बनेगा तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इसलिए किसके पास रखी गई विषय, ये केंद्र के पास रखी गई है। केंद्र मतलब संसद के पास रखी गई है। अगर केंद्र, हम अगर बार बार केंद्र बोल रहे हैं या संघ बोल रहे हैं तो इसका मतलब संसद समझो। अगर केंद्र में कोई कानून बनता है तो कौन बनता है, संसद बनाता है। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो ये जो मामला उसमें होता है, जो विषय होता है किसका होगा, राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है। अब राष्ट्रीय महत्व में कौन कौन से विषय हैं देख लीजिए, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। विषय प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, युद्ध, खनिज, रेलवे, डाक, तार, जनगणना। इन सब विषयों पर कानून कौन बनाता है। अभी देखो नागरिकता वाला विधेयक आएगा तो नागरिकता से संबंधित अभी जो है केंद्र सरकार ने एक जो है बिल लेकर आई थी, वो केंद्र सरकार ही लेकर थी, मतलब वो केंद्र सरकार का विषय था। कोई खनिज है, कोई जैसे जनगणना, हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो जनगणना कौन करवाते, केंद्र सरकार जनगणना करवाती है। तो ये सब विषय किसके हैं, ये सब जो है संघ सूची के विषय हैं। वर्तमान समय में 97 विषय हैं। आगे देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 66 विषय हैं। थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लीजिए, 66 विषय हैं, 66 विषय हैं राज्य सूची में। देखते हैं राज्य सूची के बारे में। अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं। स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है। स्थानीय महत्व मतलब जैसे पुलिस हो गया, अपने यहाँ पे जो है टोल टैक्स वगैरह हो गया, इस पे राज्य सरकारें जो है कर वसूलती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि बिहार है और उत्तर प्रदेश में है। आप लोग न्यूज में बहुत सुनते होंगे बिहार में शराब बैन है, यानी कि अल्कोहल बैन है। तो ये विषय किसका है, राज्य सरकार का विषय। अगर ये केंद्र का विषय होता तो केंद्र इस पे कानून बनाती। जो कानून केंद्र बनाती पूरे भारत में लागू होता, जितने 28 हमारे राज्य हैं। लेकिन ये जो राज्य सूची का विषय है तो शराब को लेकर के बिहार में अलग कानून बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों में अलग कानून बने हुए। तो मैं बताने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बता रही हूँ। इसके विषय क्या क्या है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, पथकर यानी टोल टैक्स, गैस, शराब और मनोरंजन। ये किसके विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में देखते हैं। समवर्ती सूची, अनुसूची 7 की सूची 3 को समवर्ती सूची कहते हैं। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र को है और राज्य विधानमंडल दोनों को है। समवर्ती सूची, यहाँ पर भी एक सेकंड करेक्ट कर लीजिए, 47 विषय हैं। सॉरी, आगे से मैं थोड़ा ध्यान देके बनाऊंगी। समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को भी है और राज्य विधानमंडल को भी है। मतलब कि कोई ऐसा विषय है जिसपे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है, उस विषय को किसमें रखेंगे, समवर्ती सूची में रखेंगे। उस विषय को कहाँ रखेंगे, समवर्ती सूची में रखेंगे। विषय क्या क्या है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार का विषय, वन, विद्युत, न्याय, प्रशासन। ये सब किसके विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर समवर्ती सूची पे कानून राज्य विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकती है, तो अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना लेते हैं तो अगर कानून लागू किसका होगा, अगर टकराव की स्थिति आ जाती है तो बड़ा कौन है, केंद्र बड़ा है, बड़ा कौन है, उसी की बात चलेगी ना। अभी घर में भी देखो जो बड़े होते हैं हमको उन्हीं की बात माननी पड़ती है। तो ऐसे भारत में भी देखो जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें भी बड़ा कौन है, केंद्र बड़ा है। अगर किसी एक विषय पर केंद्र भी कानून बना दी और राज्य भी उसी विषय पर कानून बना देती है तो संसद का कानून माना जाएगा, ना कि राज्य का माना जाएगा। आप लोग इस पे एकदम क्लियर रहिएगा। आगे एक है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है, जब हमारा संविधान बना था तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि आने वाले समय में, देखो समय जैसे जैसे बदलता रहता है वैसे कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता रहता है, कुछ नई नई चीजें आती रहती है। तो कुछ ऐसे विषय आ गए
जब संविधान बना था तब वो विषय उस टाइम पे नहीं थे, हमारे संबंध निर्माता को ये नहीं पता था, इसलिए उन्होंने एक अवशिष्ट विषय बना के छोड़ दिया था कि भविष्य में अगर ऐसा कोई विषय आता है तो उसको उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो यही बताना चाह रही हूँ मैं, जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो विषय उपर्युक्त 3 सूची मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है, उपर्युक्त 3 सूची में नहीं आते हैं। जब संविधान बना तो ऐसे विषय नहीं थे, उसके बाद विषय आए, मतलब मैंने बता दिया ना कि जब संविधान बना तब ऐसे विषय का उल्लेख नहीं था, उसके बाद में ये सारे विषय चर्चा में आए। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे विषय पर कानून बनने का अधिकार किसको है? केवल केंद्र को है, यानी कि संसद को है। तो ये खत्म हो गया आपका संघ सूची खत्म, राज्य सूची खत्म, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। आगे देखते हैं विशेष राज्य का दर्जा। एक टॉपिक छोटा सा है उसी में हेडिंग में आपके कि विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा क्या है? अभी आप लोग कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को स्पेशल राज्य का दर्जा खत्म किया गया। आर्टिकल 370 बहुत चर्चा में था, आप लोग समझे होंगे कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। अनुच्छेद 370 में क्या था? स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो ऐसे हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य में, सबको समान अधिकार नहीं है, किसी किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। अब विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि वहाँ की स्थितियों को देखते हुए, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसे देखते हैं, भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे क्या? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, इसको मैंने 80 mm से याद रखा है। यहाँ पे त्रिपुरा भी आ जाएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, ये जो शॉर्ट फॉर्म है मैंने 80 mm कर दिया है। तो इन राज्यों को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ। अब अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र तो आप समझते हैं, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर? ऐसे अगर फिगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का, तो अरुणाचल प्रदेश इधर ही साइड में तो है। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पर है और उसके असम बीच में है, नागालैंड इधर है, इधर मिजोरम है, मणिपुर इसके ऊपर है। तो ये सारे क्षेत्र किसके हैं? ये चाइना का क्षेत्र है। और आतंकवादी घटनाएं यहाँ अक्सर होती रहती है। नागालैंड में तो अक्सर आपसा लगा रहता है, होती रहती है, बॉर्डर है ना, दूसरे देश का बॉर्डर है, तो कोई आतंकवादी गतिविधि ना, इस वजह से इनको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो वही मैं बताना चाह रही थी। आगे क्या है? ये हो गया आपका विशेष राज्य का दर्जा हो गया। किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को मिला है, असम को मिला है, मिजोरम को मिला है, नागालैंड को मिला है। भाषाई राज्य का मतलब है कि पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में एक बार बहुत ही पूरे देश में ये आवाज़ उठी कि पूरे भारत में तरह तरह की बोलियां, तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग थे। तो जो राज्यों का गठन हो, जो हमारे राज्य बनाए जाए, वो भाषा के आधार पर बनाए जाए। तो इसको लेकर के एक रामल्लू करके थे, वो जो है आंध्र प्रदेश के थे, उन्होंने आमरण अनशन कर लिया, जो कि वो भूख हड़ताल कर रहे थे। उसी के चक्कर में उनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ टाइम के लिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। तो पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था पहला राज्य, लेकिन बाद में वो हटा दिया गया, क्योंकि जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ भाषाई आधार पर, तो पूरे भारत में ये मांग उठने लगी कि जो महाराष्ट्र हो गया या बाकी नॉर्थ ईस्ट साइड के, उत्तर भारत के, सब अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग करने लगे। इसलिए जो है उसको खत्म कर दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन वो वर्तमान समय में नहीं है। तो देखते हैं क्या है। भाषाई राज्य। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में 1300 से अधिक भाषाएं हैं। संगठित करने के लिए जनगणना 2011 के अनुसार 21 भाषाएं प्रमुख हैं। यानी कि वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हमारे भारत में हैं, कम से कम 1300-1400 भाषाएं हैं, लेकिन सबको संगठित करके 121 भाषाएं बना दिए गए। लेकिन जो हमारे भारत में मान्यता प्राप्त है, जो संविधान में जो मान्यता प्राप्त है भाषाओं को, वो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। तो ये था आपका जो है संघवाद का चैप्टर, लगभग कंप्लीट हो चुका है। विकेंद्रीकरण बचा हुआ है, इसमें पंचायत और नगर पालिका पढ़ानी है, वो मैं पढ़ा दूंगी। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कोई गलती होगी, कुछ भी होगा, कोई सुझाव होगा, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। आप लोग कृपया कोऑपरेट करिए थोड़ा बहुत, और जो है मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ इस पर। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और पढ़ते रहिए एकदम ध्यान से, सारे वीडियो देखते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।